हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिब अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टाइट का 2013 पेपर 9 हम डिस्कस कर रहे थे। 150 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे थर्ड पार्ट में। ये लास्ट पार्ट है उसका, फोर्थ पार्ट, जिसमें हम 151 से 200 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको आइडिया आता है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 151। क्वेश्चन नंबर 151, इफ़ द टाइम इन क्लॉक इज़ 12:23, व्हाट इज़ द टाइम इन द मिरर। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया है कि क्लॉक का टाइम जो मिरर में कैसे दिखता है। उस पर एक सेपरेट वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, जब भी टाइम हमारा आता है 11 to 1 के बीच में, तब जो गिवन टाइम होता है, जैसे 12:23 दिया हुआ है ना, उस गिवन टाइम को हमको माइनस करना पड़ेगा किस में से, 23:60। इसका मतलब होता है 12 o'clock, है ना। 11:60 का मीनिंग, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग जो है 12 o'clock ही होता है। लेकिन अगर हमारा टाइमिंग जो है 11 और 1 के बीच में दिया हुआ है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख के माइनस करते हैं, है ना। तो अब जिसे 23:60 में से हम जो गिवन टाइम है उसको हम माइनस कर लेंगे। ये एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, कि क्लॉक का टाइम मिरर में कैसे दिखता है। ओके, तो 60 में से अगर 23 हम माइनस करते हैं तो 37 आता है, और 23 में से 12 माइनस करते हैं तो 11। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 11:37। बस आपको क्या करना है, जो गिवन टाइम है उसको माइनस करना है किससे, 23 और 60 से। बस इसको आप माइनस कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। कब, जब आपका टाइम 11 to 1 के बीच में है। अगर आपका टाइम, इसका सेकंड फॉर्म भी समझ लीजिए, अगर आपका टाइम 1 to 11 के बीच में है, ठीक है, अगर आपका टाइम 1 to 11 के बीच में है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा जो भी गिवन टाइम है उसमें से 11:60। ठीक है, सपोज़ अगर आपका टाइम दिया हुआ है, आपको गिवन टाइम है 1 to 11 के बीच में, क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 to 11, है ना। तो अगर 2 o'clock है आपको दिया हुआ, तो आप इसमें माइनस करेंगे 11:60 में से 2 o'clock। क्या आ जाएगा आंसर, 6 में से 0 गया 6, और 11 में से 2 गया तो 960 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपका टाइमिंग 1 to 11 के बीच में है, तो ये आप लिख के रख सकते हो ऐसा रूल बना के, कि अगर आपका टाइमिंग 1 to 11 के बीच में दिया हुआ है क्लॉक का टाइम मिरर में देखने के लिए, तो आपको माइनस करना पड़ेगा 11:60 से। ये लिख के रख लीजिए आप। और अगर आपका टाइम अगर 11 to 1 के बीच में दिया गया है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा 12:60 से। ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है 152, चूज़ एन अप्रोप्रिएट फिगर फ्रॉम द 4 नंबर्ड फिगर्स फॉर द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमको अप्रोप्रिएट फिगर बताना है, 4th नंबर पे कौन सी आएंगी। तो ये अरेंजमेंट ही हमको हेल्प करेगा कि कौन सी फिगर आएंगी। देखिए आप ध्यान से, अगर आप देखते हो फिगर को, तो आपका जो ट्राइंगल है वो आपके रेक्टेंगल के इनसाइड है। ठीक है, सेकेंड इमेज में आपका रेक्टेंगल ट्राइंगल के अंदर है ना। फिर थर्ड इमेज में क्या हो रहा है कि ट्राइंगल जो है उसके अंदर रेक्टेंगल है। ओके, तो 4th इमेज में क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल सही इमेज है। आपका रेक्टेंगल बाहर होगा और सेंटर में आपका ट्राइंगल होगा, और प्लस यहाँ पे एक डॉट। ठीक है, तो पहले आपका जो पोजीशन थी ट्राइंगल की ऐसी थी फर्स्ट में, राइट, फिर बाहर आ गया वो, फिर बाहर आए बाद फिर ऐसा हो गया, और फिर लास्ट में यही वाला जो इमेज आएगा जिसमें ट्राइंगल को हमको अंदर रखना पड़ेगा, लेकिन उसकी पोजीशन पहले ऐसी थी, तो अब यहाँ पे ऐसी हो जाएंगी, अपराइट पोजीशन में आ जाएगा। ओके, तो ये आप
जब फिगर्स को आप देखते हो ना, उसके बाद ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे अरेंजमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 153 संधि। इस पे मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मैं मराठी व्याकरण का संधि, जिसमें क्या होता है कि दो स्वरों को हम जोड़ते हैं, दो व्यंजनों को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, महा प्लस उत्सव महोत्सव, क्योंकि ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं संधि के। एक मोटा मोटा मैं आपको आउटलाइन दे देती हूँ कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये जो है एग्जाम्पल स्वर संधि का है, क्योंकि देखिए आप हाँ में जो है अ की मात्रा है, यानी अ, और ये उ, अ और उ मन मिला के क्या बन जाता है संधि में, जो ये चेंज जो हो जाता है वो ओ में हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो हुआ है, आ प्लस उ इज इक्वल्स टू ओ। तो ओ कहाँ आ रहा है, तो आपको ओ जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आ की मात्रा और ऊ की मात्रा मिला के क्या बना रहे हैं, ओ, और उससे हमारा वर्ड बन रहा है महोत्सव। ठीक है, हाँ में कौन सी मात्रा लग जाएंगी, ओ की मात्रा लग जाएंगी। तो ये महा प्लस उत्सव जो है इसकी सही संधि है। नेक्स्ट है आपका 154, वन सेट ऑफ प्यूबरिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। CDP से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जल्दी इस पे भी वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगे, अपलोड होना। इसका सही आंसर है 154 का, देख लेते हैं हम, अ नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह से CDP के भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैं जल्दी CDP का जो सिलेबस है टाइट का वो अपलोड करने वाली हूँ। आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, नेक्स्ट है 155, आफ्टर स्टार्टिंग, हाँ डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये 155। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए वॉक्स 4 किलोमीटर। उसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए यहाँ से। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए वॉक्स, सपोज ये ए है, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट में वो 4 किलोमीटर उसने वॉक किया इस पोजीशन में, यानी उसका राइट साइड यहाँ है और उसका लेफ़्ट यहाँ है ना, यहाँ खड़ा है वो ए। अब द टर्निंग टू लेफ़्ट मूव्स 3 किलोमीटर, लेफ़्ट में वो मूव हुआ 3 किलोमीटर पे। ओके, देन अगेन ही टर्न्स टू लेफ़्ट। अब यहाँ लेफ़्ट में जब वो टर्न हुआ तो ये उसका राइट हो गया और ये उसका लेफ़्ट हो गया, क्योंकि यहाँ खड़ा है ए, है ना। तो क्या कह रहा है, देन अगेन ही टर्न्स लेफ़्ट एंड मूव्स 4 किलोमीटर। फिर वो लेफ़्ट में मूव हुआ और 4 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो इन विच डायरेक्शन ए फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो अभी ये नॉर्थ डायरेक्शन है, दिख रहा है आपको एन ऊपर, और ये यहाँ ऊपर के साइड में ही है। तो कौन से डायरेक्शन में है वो, नॉर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नॉर्थ। देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है नॉर्थ। ओके, इस तरीके से आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ हमारा ऊपर है, साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ऐसे सब डायरेक्शन भी आपको याद रखना ज़रूरी है, और लेफ़्ट और राइट पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है 156, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर का एवरेज हमको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एवरेज का। जो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर है वो है हमारे 2, 3 एंड 5। प्राइम नंबर क्या होते हैं ये भी हमको मालूम होना चाहिए, जो खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट जो 3 है वो है 2, 3, 5। इनका एवरेज लेना है, यानी इनको तीनों को प्लस करना पड़ेगा। और कितनी है कि नंबर 1, 2, 3 है तो बाय 3, तो टोटल कर लीजिए 10/3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, होल नंबर पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। तो इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। सही आंसर है देखिए यहाँ पे 10/3।
10/3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 157, 2137 रेज़ टू 754 द यूनिट्स डिजिट इन द एक्सपांशन ऑफ। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमको बताना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है। इसके कुछ रूल्स है। अगर आपका नंबर 7 से एंड हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर आपका कोई भी नंबर 7 से एंड हो रहा है, उसके यहाँ पे कोई भी नंबर हो आपका कितना भी बड़ा हो, और 754 कोई भी यहाँ पे जो भी नंबर होगा, तो उस नंबर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। सबसे पहला ही है ये रूल कि आप उसको 4 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या आंसर आएगा, 4 1 ज़ा 4, 3, 4 8 ज़ा 32, 3। ठीक है, फिर आएगा 4 8 ज़ा 32। ठीक है, तो कितना बचा लास्ट में 2। तो यहाँ पे जो भी यूनिट डिजिट आएगा ना उसका 7/2 होना चाहिए। तो इसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जो बहुत आसानी कर देते हैं, नंबर्स बना दिए गए हैं। जैसे अगर आपका जो भी रिमेनिंग है वो (2) हो जाएगा, और उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 7/1 की वैल्यू, 7/2 की वैल्यू, 7/3 की, 4 की, 5 की और 6 की। ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से रब कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली समझ सको। ये वैल्यूज़ आपको याद रहना चाहिए। जो भी रिमेनिंग नंबर आ रहा है ना, आप जो ये (2) वाला नंबर है, ठीक है, ये जो (2) को है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है सबसे पहले। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। कब? तब आपका नंबर का यूनिट डिजिट जिसका भी आपको मालूम करना है उस नंबर में 7 एंड में आ रहा है, तो और यहाँ पे कोई भी नंबर हो n, तो वो n को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो उसका जो रिमेनिंग आखिरी में जो रिमेनिंग बच रहा है, रिमेन्स, तो इसका जो हम इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना बचा, 2 बचा। तो ये आप याद कर लो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आप लिख के रख लेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको ये याद रहेगा। ओके, तो हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन MPI? तो इसका फुल फॉर्म है मॉडल स्ले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। सॉरी, हाँ, इसका फुल फॉर्म है, क्या है इसका फुल फॉर्म, मॉडल स्ले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जो आइसेंक ने दी थी। ठीक है, पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है ये। मॉडुस्ले लिख लीजिए आप, मॉडुस्ले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MPI, और इसमें टोटल होते हैं 48 एटम्स। ठीक है, इस पर डिटेल वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा सारे इन्वेंट्री जो टेस्ट है उसके ऊपर। तो इसमें होते हैं टोटल 48 एटम्स। MPI भी है इसमें, MPI है, तो ये आपको MPI पूछा हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको MMPI पूछ ले, जिसका मीनिंग होता है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, तो इस पर सेपरेट वीडियो बनाना बनता ही है, क्योंकि पर्सनैलिटी का टॉपिक टाइट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाली कौन सी है, मॉडस्ले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, जो आइसेंक ने दी थी। आइसेंक ने दी थी ये इन्वेंट्री। ठीक है, और आइसेंक ने दी थी, और इसमें 48 आइटम्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 डाइस पे क्वेश्चन है। हमने लास्ट पार्ट में भी, अगर आपने देखे होंगे 3 पार्ट इसके, उसमें भी सेम यही था कि फ्रॉम द गिवन 4 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस की अलग अलग 4 पोजीशन दी हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 4 डॉट्स। तो 4 के अपोजिट वाला फेस हमको बताना है। तो मैंने आपको स्क्रिप्ट ट्रिक भी बताई है लास्ट, अगर आपने पार्ट्स देखे होंगे। 4 के अपोजिट वाले नंबर जो है ना साइड में नहीं होंगे, यानी 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, है ना। यहाँ पे भी 4 के साइड में क्या दिया हुआ है, 3 और 2 है, तो 2 नहीं होगा। यहाँ पे 6 और 5 है, यानी 5 नहीं होगा। तो 4 के अपोजिट में क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ 1 ही बच गया है, बाकी सब तो साइड में आ गए हैं नंबर। 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, सिर्फ 1 जो है वो नहीं दिख रहा है आपको। तो यही होगा 4 के अपोजिट साइड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D 1।
ओके, इस तरीके से भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² + 3y + 2 = 0। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, -2 एंड -1। इस पर सेपरेट वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। अभी आप इसका आंसर देख लीजिए, -2 एंड -1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो हॉकी एक अलग चीज़ है ना, फुटबॉल और क्रिकेट जो है वो एक अलग अलग क्रिकेट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स गेम्स है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। अगर गेम बोलता तो फिर बड़ा सर्कल के अंदर ये दोनों आते, लेकिन ये अलग अलग तीनों भी दिया हुआ है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। वेरी सिंपल, आपको सिर्फ प्लस करना है। प्लस करके जो भी आंसर आता है, अगर आपका प्लस माइनस आपका बेसिक मैथ्स अच्छा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसका सही आंसर आता है प्लस के बाद 6970036। और ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमको? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 164, 8, 4, 12, 6, 18-27 है ना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द सीरीज एंड इंसर्ट द नंबर फ्रॉम द ऑप्शन। आपको ऑप्शन में से वो नंबर कौन सा है वहाँ वो हमको बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए बहुत सिंपल है। पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया, हाँ, तो इसका पैटर्न क्या है, देखिए 4 को डबल अगर कर दिए तो 8 हो जा रहा है, 6 को अगर डबल कर दिए तो 12 हो जा रहा है, यानी यहाँ आएगा आपका 9, 9 को डबल कर दिए तो 18 होगा, राइट। और फिर इसी तरीके से आगे की सीक्वेंस बढ़ते चले जाएंगी। यहाँ पे आएगा आपका 26, क्योंकि 26 किसको डबल करके आएगा, 13 को, 9, 26, 13, ऐसा ये चलता चला जाएगा सीक्वेंस। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। 9, 26 और 13 है क्या? नहीं है, यहाँ पे तो 10 है, 12 है, 18 है, तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, राइट। तो यहाँ पे देखिए नन ऑफ दीज ही है, क्योंकि डबल करना है ना हमको पैटर्न समझ में आ गया है कि क्या किए हैं उन्होंने। यहाँ पे 4 को डबल करके 8 कर दिए, 6 को डबल करके 12 कर दिए, तो यहाँ पे तो 9 ही आएगा, 9 को डबल करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 9 है ही नहीं, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। सिटिंग अरेंजमेंट पे मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है फ्रेंड्स, आप देखिए, उसमें इजी स्टेप्स है। अगर आप उसको देखते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आप इजीली सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हो। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसका सही आंसर है 165 का, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, तो सही आंसर है इसका 2। ये मैंने सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिवाइड ₹100 इन द रेशो ऑफ 2:3 बिटवीन मोनू एंड सोनू। तो 100 रुपीज़ को डिवाइड करना है मोनू और सोनू में इस तरीके से कि उनका प्रपोर्शन 2:3 आए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। कैसे? 100 को डिवाइड कर लिया गया है 40 और 60 में, ठीक है। सपोज़ ये मोनू है और ये सोनू है, तो एक को 40 रुपीज़ दे दिए, एक को 60। अगर हम इसको डिवाइड करते, इसका हमको निकालना है रेशो, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया रेशो 2:3, ठीक है। और हमको 2:3 ही बताना था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 40 एंड 60। नेक्स्ट है 167 चांगले वाइट, ठीक है। तो ये मराठी से इंग्लिश का भी है, गुड, बैड और वर्चू का क्या होगा, है ना। तो आपको अपोजिट बताना है, वर्चू का सद्गुण और उसका अपोजिट होगा दुर्गुण, है ना। दुर्गुण को बोलते हैं वाइस, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको विरुद्धार्थी यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 168, 2x × 8:2 = 2:9। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, हमको पता लगाना है कि 2x × 8:2 = होता है 2:9। तो
देख लेते हैं हम, अगर 2:9 करें हम तो हमको 9 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। देख लेते हैं, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू करके ही बता देती हूँ मैं आपको। ये 9 टाइम्स हमारा 2 है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना। तो 3 टाइम्स 8 आ गया यहाँ पे, 2 टाइम्स तो 8 दिया हुआ ही है ना। 2 टाइम्स 8 है यहाँ पे, 8 8 ज़ा 64। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या आएगा यहाँ पे, 2 रेस्ट, एक 8 बच गया, यानी 2 की वैल्यू कितनी बच गई है, 3, राइट। तो 2 8 तो आ चुके हैं ऑलरेडी, एक 8 के लिए हमको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को, इसको हमको यही हमको फाइंड आउट करना है कि x की जगह पे कौन सा नंबर आएगा कि हमारा आंसर बन जाएगा 2:9। थोड़ा सा आप अगर सोचे तो ये 2:3 आएगा। तो क्या कौन सा नंबर आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, 3। बिल्कुल सही है कि अगर आप 2:3 रखते हो मल्टीप्लाई 8:2 करते हो ना, तो इसका आंसर 2:9 आता है। यहाँ आप अगर करके देखोगे तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। हमको इसकी वैल्यू पता करना था, जो x था, x की वैल्यू है 3। नेक्स्ट है हमारा 169, सुपरसोनिक एयरप्लेन क्रिएट्स अ शॉक वेव कॉल्ड, साइंस का क्वेश्चन है, सोनिक बूम। ओके, सोनिक बूम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है 170, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है मिज़ोरम। मिज़ोरम में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है, in the 6th day of month is 3 days earlier than Saturday, then what day will be it be on 21st day of that month। बहुत टफ लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। इफ़ द 6th day of month is 3 days earlier, यानी 6th day of month, मंथ का अगर 6वां दिन जो है 3 days earlier है देन सैटरडे, तो सैटरडे से 3 दिन पहले क्या होगा फ्रेंड्स, आप सैटरडे के पीछे जाइए, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, है ना। तो सैटरडे के 3 डेज अर्लियर क्या हो गया, वेडनेसडे। तो मंथ का 6 डे क्या है, वेडनेसडे है ना। ये हमने पता लगा लिए सिंपल कैलकुलेशन करके कि सैटरडे से 3 दिन अर्लियर क्या आता है, वेडनेसडे आता है ना। देखिए आप पीछे जाके, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के बाद क्या हुआ, ओके। तो सैटरडे के 3 दिन अर्लियर अगर हम जाए तो आता है हमारा वेडनेसडे। और अब पूछ रहा है हमसे कि उसी महीने का 21st डे कौन सा होगा। तो आप सिंपल एक काम करो कि आप लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है, लिख लिया हमने 21। और हमको अब यहाँ से काउंट कर लो, 6th वाला डे कौन सा है, वेडनेसडे है। तो ये 7 क्या होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर आएगा आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर आएगा आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। 21st पे क्या आ रहा है आपका, थर्सडे आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्सडे। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, देख लीजिए आप, थर्सडे, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो 6th डे जो है मंथ का वो बता दिया है कि भाई सैटरडे से 3 दिन अर्लियर है, तो वो है अपना वेडनेसडे। वहाँ से आप 21st तक के गिन लीजिए कौन सा डे आता है, तो ये आता है आपका थर्सडे। बहुत सिंपल है, जब क्वेश्चन पढ़ो तो ऐसा लगता है बहुत टफ है, लेकिन बहुत सिंपल है। इसी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। 172 है, व्हेन द मिल्क इज चर्न्ड विगरसली द क्रीम फ्रॉम इट सेपरेट आउट ड्यू टू, बहुत सिंपल है, साइंस का क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हेल्प करता है क्रीम को निकलने के लिए। तो उसका सही आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका फेस्ट लैक वर्क रश फिल्म, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड्स, how many letters are there in English alphabetical series in between the third letter of the second word from the left and the first letter of the second word from the right hand, ठीक है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर, हमको कितने लेटर्स है वो फाइंड आउट करना है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इन बिटवीन द थर्ड, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इन बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अगर ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट है ना, तो थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, तो ये सेकेंड वर्ड हो गया लेफ्ट से, और उसका थर्ड लेटर क्या हो गया, सी, है ना, यहाँ सी लिख लेते हैं हम। ओके, और क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये हमारा राइट हैंड हो गया, उसमें का कौन सा लेटर बोल रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, यहाँ पे सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, आर, है ना, फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से ये हमारा सेकेंड वर्ड हो गया रश, और उसका फर्स्ट लेटर हो गया आर, तो हमको बताना है सी और आर के बीच में कितने लेटर्स है, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज सी एंड आर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, पहले सी आएगा लेफ्ट साइड में से, और राइट साइड में से आएगा आपका आर, आप काउंट कर लीजिए, सी के बाद कितने, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14, सी और आर के बीच में काउंट करके देख लीजिए आप, है ना, सी के आगे काउंट कर लीजिए आप, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, है ना, तो क्यू आर को काउंट नहीं करेंगे हम, क्यू तक के ही काउंट करेंगे, तो क्यू तक के होते हैं आपके 14 वर्ड्स, 14 अल्फ़ाबेट्स, सी और आर के बीच में होते हैं 14, इसका सही आंसर है 14। क्वेश्चन को समझ के करेंगे, बहुत इजी होता है, अगर आपने गलत कैलकुलेशन कर लिया तो भी रॉन्ग हो सकता है आंसर। फ्रस्ट्रेशन ओवर फेलियर्स और कैन बी टर्म्ड एज, है ना, नाकामी पर मायूसी को क्या कहा जाता है, यानी नाकामी भी हो गई और मायूसी भी हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एक तो हम फेल भी हो गए और उसके ऊपर हम उदास भी हो गए, तो हमको क्या देगा ये, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 175, कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग राइट फिगर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, ठीक है, तो बहुत ही इजी है, अगर आप देखें यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 है ना, ये जो है हमारे नीचे जो है वो जो है 3 है ना, 1 2 3 4 5 है ना, फिर आएगा 1 2 3 3 6 और 7 है, तो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, यानी नीचे के साइड में 11 चाहिए हमको, और ऊपर के साइड में 2 है, 4 है, 6 है, यानी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो नेक्स्ट नंबर होगा आपका 10, है ना, 10 होगा। तो देख लेते हैं हम कौन से बॉक्स में है ये, ऊपर के साइड 10 और नीचे के साइड 11, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ऊपर के साइड में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे के साइड में है 11, और ये बिल्कुल मैच हो रहा है। ओके, इस तरीके से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, लेकिन आंसर आ जाता है, और लेकिन टाइम का बहुत कम से कम इस्तेमाल करके आपको करना है ये। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 176, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जी इज़ ग्रेटर देन आर, आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई इज़ इक्वल्स टू ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू टी इज़ लेस देन इक्वल्स टू एस। तो इसमें आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें 2 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, कौन सा कंक्लूजन सही है वो बताना है, राइट। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, ओनली 2। अब ये 2 कैसे हुआ ओनली, ये देख लेंगे, हम समझ लेंगे कैसे ओनली 2 ऑप्शन इज़ राइट, ओनली ऑप्शन ओनली कंक्लूजन 2 इज़ राइट, ठीक है, ओनली कंक्लूजन 2 इज़ राइट। क्यों है, देखिए, R इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू A,
तो आर जो है ना सही में ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ए है, ये बिल्कुल सही है कंक्लूजन नंबर 2, क्योंकि ग्रेटर भी है वो और इक्वल भी है ए के, लेकिन कंक्लूजन नंबर ये बिल्कुल सही है। और कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोल रहा है, जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। चेक कर लीजिए आप, जी इज़ ग्रेटर एंड इक्वल, तो जी ग्रेटर तो है बट इक्वल नहीं है। जी जो है ना वो ई से ग्रेटर तो है बट इक्वल नहीं है। इक्वल किसके है, वो इक्वल आर के है, जी के नहीं है। तो कंक्लूजन नंबर 1 जो है ना वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, सिर्फ ग्रेटर रहता तो सही रहता था, ग्रेटर और इक्वल है तो ये कंक्लूजन जो है ये रॉन्ग हो गया। ओनली कंक्लूजन 2 सही है, क्योंकि आर जो है ग्रेटर एंड इक्वल है ई के, और ई जो है इक्वल है ए के, यानी ये कनेक्शन और ये कनेक्शन भी सेम होगा आर और ए का। तो ये ऑप्शन कंक्लूजन 2 बिल्कुल सही है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू के। नेक्स्ट है 177, द क्वेश्चन बिलो हैज़ अ स्टेटमेंट फॉलो बाय 2 कंक्लूजन नंबर्ड 1 and 2. Based on this choice, the option that is most suitable. The students across the country are protesting against the policies of the government. ठीक है, तो इसका कंक्लूजन है अनरेस्ट इज बीइंग स्प्रेड बाय फॉरेन पावर्स, स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसका कंक्लूजन 2 बिल्कुल सही लग रहा है। देख लेते हैं आंसर क्या है, सही है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। ठीक है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ डेसिबल यूनिट, साइंस का क्वेश्चन है। डेसिबल यूनिट जो है वो साउंड के लिए यूज़ होता है। देख लेते हैं क्या है आंसर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए डेसिबल यूनिट यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 179, द एंगल इज़ 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड 1/7 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, देन फाइंड द एंगल। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं और सप्लीमेंट्री जो होते हैं वो होते हैं 180 के। तो ऐसा एंगल बताना है जो 1/3 है उसके कॉम्प्लीमेंट्री का और 1/7 है उसके सप्लीमेंट्री का। तो इसका सही आंसर जो है ना, उसका सही आंसर है 22.5। अगर आप देखते हो ना कॉम्प्लीमेंट्री का 1/3, तो ये 22.5 बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं वीडियो सेपरेट बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। तो क्या आपके कमेंट्स ही मुझे हेल्प करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, है ना। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। आप मुझे ये अगर आपको चाहिए इस पर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 86 इज़ 12। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी 13.95। इस पर सेपरेट वीडियो जल्दी अपलोड होगा परसेंटेज की ट्रिक्स पे, तो आप इस पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 181, शॉर्ट स्केल एंड लॉन्ग स्केल्स आर फाउंड इन। हमने अभी पीछे देखे ना MPI मॉडेस्टली पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो आइसिंग की थी, है ना, उसी में MPI में ही शॉर्ट स्केल्स एंड लॉन्ग स्केल्स होते हैं और 48 आइटम्स होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ना वो होगा आपका MPI। देखिए MPI ही है इसका सही आंसर। क्यों है, क्योंकि इसमें ही लॉन्ग स्केल्स एंड शॉर्ट स्केल्स होती हैं। बाकी जो है ना वो भी इम्पॉर्टेंट है, सारी स्केल्स ही है पर्सनालिटी की। और पर्सनालिटी का टॉपिक मैं बार बार कह रही हूँ टाइट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। ओके, GMAT का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ आपको, सारी चीज़ों की फुल फॉर्म आप लिख के रख लीजिए। MPI का तो मैंने आपको बता दिया है, मॉडेस्टली पर्सनालिटी इन्वेंट्री है। RSPVM का है रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, लिख लीजिए रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये भी पर्सनालिटी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, पर्सनालिटी के लिए ही होता है ये भी, और इंटेलिजेंस टेस्ट है ये रेवेंस स्टैंडर्ड। और GMAT जो है आपका ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। इसमें भी इंटेलिजेंस देखा जाता है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट हो, एडमिशन के लिए ये किया जाता है टेस्ट। ये भी हो गया RSPM और MPI का भी हमने देख लिए है। ओके,
चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 182. Below in each question are given two statements 1 and 2. These statements may be either independent causes or may be effects of independent causes. One of these statements may be the effect of the other statement. Read both the statements and decide which of the following answer choice correctly depicts the relationship between these two statements. तो दोनों भी स्टेटमेंट्स अगर आप रीड कर लेते हो तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना. 1 इज़ द इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज एंड 2 इट्स इफेक्ट. ठीक है, देख लेते हैं हम. ये जो है ना हमारा पहला, ये जो है कॉज है और ये उसका इफेक्ट है. द इंटरव्यू पैनल हैज़ रिकमेंडेड 5 candidates for 3 vacancies which are to be filled in immediately in company Z. The 5 candidates have been asked to contact company Z next week to know their results and according to collect appointment letter. ठीक है, तो बिल्कुल सही है हमारा पहला जो है स्टेटमेंट है ना. फर्स्ट जो है वो इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज एंड 2 इट्स इफेक्ट, है ना. तो फर्स्ट हमारा कॉज है और 2 जो है सेकेंड वाला जो है उसका इफेक्ट निकल के आया है, वही हमको बताना है. नेक्स्ट है 183. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज एसोसिएटेड विद इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है CDP का. टू ट्रांसमिट द नॉलेज. क्या होता है इसका आंसर? टू ट्रांसमिट नॉलेज. नॉलेज को ट्रांसमिट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस टीचर्स जो है वो यूज़ करती है. नेक्स्ट है 184. प्रोबेबिलिटी का है ये. कॉइन इज टॉस 10 times. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हैड एटलीस्ट 1. इस पर सेपरेट वीडियो जल्दी बनेगा प्रोबेबिलिटी पर. इसका आंसर है यहाँ पे देख लेते हैं हम 2⁻10 - 1 ब्रैकेट 2⁻10. बिल्कुल सही है इसका आंसर. मैं जल्दी इस पर अपलोड करने वाली हूँ. पूरे क्वेश्चंस अगर एक्सप्लेन करती हूँ तो बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो, इसीलिए जो डिटेल में टॉपिक्स है जिनको सेपरेटली समझाने की ज़रूरत है उनके लिए मैं सेपरेट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. ओके, ये भी बहुत सिंपल है. बॉड मास का रूल मैंने इससे पहले भी आपको बताया है. बॉड मास का रूल फॉलो होता है जिसमें बेसिक ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाला जो है रूल हम इस पर लगाते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो हमारा सही आंसर निकल के आ जाता है. इसका सही आंसर है 8585. ठीक है, 8585 इसका सही आंसर है. अगर आप सॉल्व करते हो तो 8585 आपका आंसर आएगा. सिंपल है. नेक्स्ट है 186. द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस इज डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ. तो बैलेंस का जो कंसेप्ट है ना उसको इस फॉर्म में समझाया जाता है POX. ठीक है, POX ये बिल्कुल सही है. ये बैलेंस बताता है ट्राइंगल में POX. ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187. कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग राइट फिगर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. तो यहाँ देखिए आप, इसका जो है सही आंसर क्या होगा. एक इस साइड है तो एक इस साइड है, फिर एक जो है सेंटर में है तो फिर एक इधर है, फिर एक जो है इस साइड है तो दूसरा वाला क्या होगा इस साइड, है ना. दिख रहा है आपको, एक इस साइड है, फिर एक इस साइड है, एक इस साइड है, फिर एक इस साइड है. ये नीचे है तो ये ऊपर है. और ये ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है. ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट 188. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेरिडिटरी डिसीज़. हेरिडिटरी डिसीजेज हमको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है. यहाँ पे इसका सही आंसर है हीमोफीलिया. हीमोफीलिया जो है ये एक हेरिडिटरी डिसीज़ है. मायोपिया नहीं है, एनीमिया भी नहीं है, ल्यूकेमिया भी नहीं है. जबकि हीमोफीलिया जो है ये हेरिडिटरी ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से. नेक्स्ट 189. फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. स्किन, आई, लेग एंड नोज़. तो जो ये बाकी के हैं ना ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन है. स्किन, आई एंड नोज़. लेग यहाँ पे ऑड मैन आउट है, उसका सही आंसर है लेग. डिल्यूजन कैन बी सेड एज, है ना, नज़रों के धोखे को बयान किया जा सकता है. तो जो हमारा नज़रों का धोखा होता है ना वो फॉल्स बिलीव होता है, जो नहीं होता है लेकिन हम समझते हैं कि वो हो रहा है. फॉल्स बिलीव है हमारा. अगर कुछ भी पीछे अगर कुर्ता अटक गया है झाड़ के खूंटे से तो हमको लगता है कि घोस्ट है, तो ये क्या है? हमारी फॉल्स बिलीफ है. नेक्स्ट है, उसको डिल्यूजन भी कहते हैं. सिटिंग अरेंजमेंट पे ही है ये क्वेश्चन. मैंने सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी. इसका सही आंसर है सेकंड टू द राइट. हमको सिर्फ पोजीशन बताना था ई की,
है ना। तो ये जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा सिटिंग अरेंजमेंट का तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगा वो वीडियो की सारी लिस्ट मिल जाएंगी, उसमें आप ये चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है 192, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। इंपॉर्टेंट डेज पे वीडियोस बना हुआ है ऑलरेडी, सारे इंपॉर्टेंट डेज है वहाँ पे। चिल्ड्रंस डे जो है बहुत फेमस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पे बनाते हैं 14 नवंबर। ओके 14 नवंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 193। हाँ, स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है और आपको बताना है सही कौन सा है। ऑल डॉग्स आर बुक्स, है ना। ऑल, देखिए, हाँ, ऑल डॉग्स यानी ये पूरे डॉग्स है, आर बुक्स, सारे डॉग्स जो है बुक्स है। ऑल बुक्स आर पिक्चर्स, और सारी जो बुक्स है ना वो क्या है, पिक्चर्स है ना। तो सारी पिक्चर्स जो है बुक है और सारी बुक जो है वो डॉग है। इस तरीके से इसका रिलेशन बन जाएगा। अब हमको कंक्लूजन कौन से सही है कौन सी गलत है। ऑल डॉग्स आर पिक्चर्स, सारे डॉग्स पिक्चर है। हाँ, पिक्चर के अंदर आ रहे हैं ना, तो सारे डॉग्स तो नहीं है क्योंकि कुछ पिक्चर जो है वो बुक्स भी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ऑल डॉग्स आर नॉट पिक्चर्स क्योंकि सम आर बुक्स, सम पिक्चर्स आर बुक्स। ऑल बुक्स आर डॉग्स, ऑल बुक्स आर डॉग्स। हाँ, तो ऑल बुक्स आर डॉग्स ये जो है ये वाला सही है क्या, देख लेते हैं हम। देखिए क्या बोल रहा है, ऑल डॉग्स आर, एक सेकेंड फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। ऑल डॉग्स आर बुक्स एंड ऑल बुक्स आर पिक्चर्स, ये बना हमारा स्टेटमेंट। ऑल डॉग्स आर पिक्चर्स, तो हाँ सारे जो डॉग्स है ना वो पिक्चर्स के अंदर आ रहे हैं, तो ये सही है हमारा स्टेटमेंट, है ना, रॉन्ग नहीं होगा, ये सही है क्योंकि सारे पिक्चर जो सारे डॉग्स है ना वो पिक्चर्स है। ऑल बुक्स आर डॉग्स, सारे बुक्स जो है वो डॉग्स है क्या, नहीं, सारे बुक्स जो है वो डॉग्स नहीं है क्योंकि वो पिक्चर्स की कैटेगरी में भी आ रहे हैं, ये रॉन्ग है। ऑल पिक्चर्स आर डॉग्स, ये भी रॉन्ग है कि सारे ऑल पिक्चर्स आर डॉग्स, नहीं, ये है ऑल पिक्चर्स जो है ना वो डॉग्स नहीं है क्योंकि वो बुक्स भी है, यहाँ पे रॉन्ग हुआ। पहले वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि ऑल डॉग्स आर पिक्चर्स, यानी सारे डॉग्स जो है वो पिक्चर्स है, लेकिन सारी पिक्चर्स डॉग्स नहीं है क्योंकि सारी पिक्चर्स जो है वो बुक्स भी है। ऑल पिक्चर्स आर नॉट डॉग, तो वो कुछ बुक्स भी है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ क्या है समझने की कोशिश कीजिए। सम पिक्चर्स आर बुक्स, ये बिल्कुल सही है हमारा। सम पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स जो है ना वो बुक्स भी है, कुछ पिक्चर्स बुक्स है और कुछ पिक्चर्स जो है वो डॉग्स है। ऑल पिक्चर्स डॉग्स नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। 1 और 4 जो है ना वो बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या सही है हमारा। हाँ, ओनली 1 and 4 फॉलो, है ना, ओनली 1 and 4 फॉलो, तो 1 and 4 फॉलो ये है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, सिर्फ 1 और 4 जो है वो सही है। ऑल डॉग्स आर पिक्चर्स एंड सम पिक्चर्स आर बुक्स, बाकी के ये तीनों भी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। 2 और 3 जो है वो रॉन्ग है। ओके, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, आप पिक्चर सही ड्रॉ करके उसका आंसर निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है ये, मल्टीप्लाई करना अगर आपको आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, 361872। नेक्स्ट है 195। टीचर हिमसेल्फ वर्क एज एन ऑडियो विजुअल मटेरियल एड बिकॉज, खुद भी एक टीचर ऑडियो विजुअल एड मटेरियल के तौर पे काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ही शी टेक्स हेल्प ऑफ पोस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज टू मेक टीचिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिबल, है ना। बॉडी लैंग्वेज, अपने पोस्चर को चेंज करके वो भी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है 196। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, इस पर जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगा। एंगल्स पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उसमें कवर हो जाएंगे। तो एंगल्स फॉर्मिंग, इसमें से हमको बताना है कि कौन सी सही स्टेटमेंट है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और डी बिल्कुल सही है इसका आंसर, क्योंकि ए और डी बिल्कुल सही है। एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री होते हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि एक ही आर्म वो शेयर करते हैं। सपोज दिस इज एंगल ए बी सी और ये हो जाएगा एंगल सी बी डी, तो ये होते हैं एंगल लीनियर पेयर।
और ये जो होते हैं ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, इनका टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो कौन से होते हैं लीनियर पेयर वाले एंगल? जिनका कॉमन आर्म होता है, जो कॉमन आर्म शेयर करते हैं और इनकी नीचे की लाइन स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ए वाला सही है। और इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन मेजर ऑफ ईच एंगल विल ओनली बी 90। नो, ये जो है रॉन्ग है। थर्ड, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल्स, ये भी देखिए। और इफ़ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल देन ईच ऑफ दीज एंगल्स इज 90। हाँ, लीनियर पेयर वाले जो होते हैं ना वो 90, क्योंकि वो 90 मिक्स करके 180 बनाते हैं। तो इसमें सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी जल्दी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ए और डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 197, उपकार का विरुद्धार्थी शब्द होता है अपकार। ठीक है, ये सही है इसका आंसर। विरुद्धार्थी और समानार्थी शब्द एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मराठी के लिए, टाइट के। नेक्स्ट है 198, द डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल पर्सन कैरेक्टरिस्टिक इज़ लार्जली अ मैटर ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, कि द डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल पर्सनल कैरेक्टर्स इज लार्जली, यानी अगर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पर्सन में जनरेट करना है, पैदा करना है, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेट रहेगा वो, पॉजिटिव मोटिवेशन रहेगा तो वो इजीली कर सकता है एक्वायर। नेक्स्ट है 199, बहुत सिंपल ही है, अरेंजमेंट पे ही हमने लास्ट पार्ट्स अगर आपने देखे होंगे। तो विच ऑफ द शुड बी द फिफ्थ, तो फिफ्थ पे आता है आपका आर, है ना। आर जो है बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया है, पहले आपको अरेंज कर लेना पड़ेगा। फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे आर आता है, उसका सही आंसर है आर। नेक्स्ट है लास्ट है, ये भी बॉड मास पे ही है, बॉड मास का क्वेश्चन है। आपको बॉड मास का रूल फॉलो करना है और इसका सही आंसर निकल के आएगा। अगर आप डिवीजन पहले करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, तो इसका सही आंसर है आपका 317370। अच्छा, ये क्वेश्चन जब रीड करते हैं ना, तब एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या कहता है, नॉट हमको एक्यूरेट नहीं चाहिए वैल्यू, नॉट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, नियर अबाउट चाहिए। तो 317 कुछ आता है इसका आंसर, 365, 370 के क्लोज है, इसलिए इसका आंसर 317370 होगा। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है, एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यूज़फुल है। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।